हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण हम पढ़ रहे थे। हमने कहा पोषण क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमने समझी। हमने कहा कि पोषण में क्या हो रहा है, हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ऊर्जा कहाँ से मिली? भोजन से मिली। अब भोजन से ऊर्जा कैसे मिली है, इस प्रोसेस को हम पढ़ रहे थे, जिसमें आप पढ़ रहे थे डाइजेशन। तो डाइजेशन जब हम पढ़ रहे थे, डाइजेशन के आपने 5 चरण देखे थे, जिसमें आपने अंतर ग्रहण आपने किया, ठीक है। सेकेंड जो स्टेप हुआ वो था पाचन, यानी कि डाइजेशन हो गया है। तीसरा हमने कहा एब्जॉर्प्शन हो गया है, एब्जॉर्प्शन भी हमने पढ़ लिया है। चौथा आपके पास एसिमिलेशन आता है और पांचवा आपके पास एक्सक्रीशन आता है। एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन जो पार्ट आपके आते हैं वो अलग पार्ट में हो जाते हैं। आपको पढ़ना है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन तक। एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की, यानी कि जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो आपके पास अलग अलग पार्ट्स आए थे। हमने सारे पार्ट्स में देखा, जिसमें आपने माउथ में देखा किस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया हुई है। फिर आपने एसोफेगस को पढ़ा कि एसोफेगस में क्या हो रहा है। देन हमने पढ़ा थे यहाँ पे स्टमक को। उसके बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ी है। अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि यहाँ पे बड़ी आंत की। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी बड़ी आंत होती है उसका क्या कार्य होता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि आपका जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में पूरा हो गया है। यही हमने पढ़ा था। एब्जॉर्प्शन भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन भी हमने पढ़ लिया है। तो हमने कहा कि यहाँ पर जब पाचन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, एब्जॉर्प्शन हो गया, तो अब बड़ी आंत में क्या होगा। तो उससे पहले कुछ और पॉइंट्स हमारे रह जाते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे थे, छोटी आंत में अवशोषण को पढ़ रहे थे। चलिए, यहाँ पर हमने बात की है। हमने कहा था ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल। अभी तक हमने क्या बातें की हैं? अभी तक हमने इतनी बातें की थी। हमने कहा था स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। छोटी आंत में कुछ उंगली नुमा संरचनाएं इस प्रकार से आती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसे हमने क्या कहा था? विलाई कहा था। इसे हमने क्या कहा था? माइक्रोविलाई कहा था, ठीक है। अब हमने कहा था यहाँ पर क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। रक्त वाहिकाएं जिन्हें कह रहे थे। और यहाँ पर पाचित भोजन होगा, या यहाँ पर पाचित भोजन इस प्रकार से होता है। ये पाचित भोजन कहा जाता है, इन रक्त वाहिकाओं में चला जाता है। इसी को हम अवशोषण कह रहे थे। इसी को क्या कह रहे थे? अवशोषण कह रहे थे। अब हमें ये बताया जा रहा है कि पाचित भोजन के साथ क्या हुआ। क्या हुआ? हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? पाचित भोजन का मतलब है ग्लूकोज, ठीक है। पाचित भोजन का मतलब क्या होगा? ग्लूकोज होगा। हमने कहा ये ग्लूकोज किया जाता है, अब इस रक्त के द्वारा हमारे हर एक सेल तक पहुंच जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो पूरा शरीर मिलकर के बना है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना है, सेल से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जब कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है तो हमने कहा हर एक कोशिका को क्या चाहिए? यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी चाहिए होगी यहाँ पर। तो हर एक सेल में, ये किसकी बात हो रही है? एक सेल की बात हो रही है। हर एक सेल में ग्लूकोज पहुंच गया है। जब ग्लूकोज पहुंचा तो आपने कहा यहाँ पर क्या होगा? जो ग्लूकोज है ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है और कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की मदद से भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। आपने कहा कि ये पाचित भोजन है। अभी इस पाचित भोजन से आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा कब मिलेगी? जब इस पाचित भोजन या इस ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, ब्रेक डाउन इसका किया जाएगा। और इसका ब्रेक डाउन जो होता है वो ऑक्सीजन की मदद से होगा, ठीक है। ये किसकी मदद से होगा? ऑक्सीजन की मदद से होगा। ऑक्सीजन ग्लूकोज को जब तोड़ती है तो क्या क्या चीजें बनी? हमने यही तो पढ़ा था कि ऑक्सीजन की मदद से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। एटीपी क्या है? ऊर्जा है, ठीक है। ये क्या है? एटीपी। एटीपी क्या है? ऊर्जा है, एनर्जी है, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पर जब ग्लूकोज टूटा तो एटीपी निकली, जिसे हम ऊर्जा कह रहे हैं, जिसका उपयोग हम हर काम में कर रहे हैं। और इसी ऊर्जा के द्वारा हमें क्या मिल रहा है? पोषण मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा CO2 यहाँ पर बनता है और इसके अलावा H2O भी यहाँ पर क्या होगा? बनेगा, ठीक है। अब हमने कहा CO2 हमारे किसी काम का नहीं होता है, कोई भी कार्य नहीं होगा CO2 का। हमें सिर्फ क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है। ये जो CO2 होती है इसे हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले जो CO2 बाहर निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी? कोशिका से निकलेगी। क्यों?
क्योंकि हमने क्या सीक्वेंस पढ़ा है। अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो हम क्या सीक्वेंस पढ़ते हैं, हमने कहा कोशिका सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर की, जिसे आप संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाओं ने मिल करके ऊतक बनाया है, बहुत सारे ऊतकों ने मिल करके अंग बनाए हैं। चलिए, बहुत सारे ऊतकों ने मिलकर के अंग बनाए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही अंग बना है। आपने कहा ऐसा नहीं कि कोशिकाओं का सिर्फ एक समूह बना है, कोशिकाओं के बहुत सारे समूह बने हैं, बहुत सारे समूह से बहुत सारे ऊतक बने हैं, और बहुत सारे ऊतकों के समूह से यहाँ पे बहुत सारे अंगों का निर्माण हुआ है। ठीक है, हमने कहा फिर बहुत सारे अंगों से क्या बने हैं, अंग तंत्र बने हैं, और बहुत सारे अंग तंत्रों से क्या हुआ है, पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब हमने कहा ये सीक्वेंस हमने जब देखा तो हमें क्या चाहिए, जब CO2 यहाँ पे रिलीज हुई, जब कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम कहते हैं, जब CO2 यहाँ पे रिलीज होती है तो इसे सबसे पहले क्या होगा, कोशिका से बाहर निकलेगी। कोशिका से बाहर किसके द्वारा निकलती है, आपने कहा रक्त में निकलती है, ब्लड में आएगी। फिर ब्लड से कहाँ जाएगी, आपने कहा आपके फेफड़ों में जाती है, और आपके फेफड़ों से क्या होती है, फिर आपके जो रेस्पिरेटरी आपका सिस्टम होता है या श्वसन तंत्र होता है उसके द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्लियर इतनी बातें। तो ये तो हमने समझा कि CO2 बाहर रिमूव हो गई है, ऊर्जा हमें मिल गई है। अब आपको ये बताया गया है, हमने पोषक तत्वों के बारे में बात की थी हमने किसके बारे में बात की थी, न्यूट्रिएंट, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। कितने पोषक तत्वों की हमने बात की थी, 3 पोषक तत्वों की हमने बात की थी। मेनली हम 3 पोषक तत्वों को पढ़ रहे थे, कौन कौन से थे वो। यहाँ पर अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो पोषक तत्व कौन कौन से थे, कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है, उसके बाद हमने कहा प्रोटीन था, देन वसा यानी कि फैट की हमने बात की थी। हम 3 पोषक तत्वों के बारे में बात कर रहे थे। अब हम ये देखेंगे इन 3 पोषक तत्वों के कार्य क्या है। एक्चुअली में ये तीनों हमें ऊर्जा दे रहे हैं, लेकिन इनके स्पेसिफिक फंक्शन भी होते हैं, विशिष्ट कार्य भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का विशिष्ट कार्य होगा, प्रोटीन का विशिष्ट कार्य होता है, वसा का विशिष्ट कार्य होता है। जैसे कि जब हम विटामिन के बारे में बात कर रहे थे, जब कभी आपने विटामिन पढ़े होंगे, जब कभी आपने क्या पढ़े होंगे, विटामिन पढ़े होंगे, तो विटामिन आपके पास अलग अलग आते हैं। ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है, और विटामिन के आता है। ठीक है, ये सारे विटामिन हमने पढ़े थे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, सारे विटामिन आपके पास आते हैं, और हैं सारे ही विटामिन, लेकिन फंक्शन सबका क्या है, अलग अलग है। जैसे कि विटामिन ए आपके आंखों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, विटामिन सी आपके गम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो अलग अलग विटामिन के क्या होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं, इसके अलग अलग सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं। वैसे ही आपने कहा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों का जो होते हैं सोर्स होते हैं, जो स्रोत होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, इनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या कर रहे हैं, तीनों हमें ऊर्जा दे रहे हैं। तीनों में से अगर आप दोनों की बात करें, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इसका मुख्य जो कार्य होता है, हमें ऊर्जा प्रदान करना होता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि तीनों के क्या क्या फंक्शन यहाँ पर होते हैं, तीनों किस प्रकार से हमारे पोषण में हमारी मदद कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने कहा fatty acid and glycerol helps in building the components of cell and form fat which is stored in the body as a food reserve, while amino acid is used in growth and repair of the body. अब हमें बोला कि जो फैटी एसिड होता है और जो ग्लिसरॉल होता है वो कोशिकाओं के घटक के निर्माण में मदद करते हैं और वसा बनाते हैं। जो वसा है, वसा कैसा है, जटिल रूप है। ये तीनों आपको जटिल रूपों में मिल रहे हैं, जब इनका पाचन हो गया तो ये सरल रूपों में आ जाएंगे। तो अगर मैं कहूँ वसा का सरल रूप क्या था, आपने कहा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वसा के सरल रूप आते हैं, और ये कार्य क्या कर रहे हैं। ठीक है, वसा कार्य क्या कर रही है, हमने कहा कि ये क्या करेंगे, कोशिकाओं के जो कोशिका है, जो कोशिका जिससे मिलकर के हमारा शरीर बना है, कोशिका के घटक
के निर्माण में मदद करते हैं। जब कोशिका का निर्माण होता है तो वहां पर उसके निर्माण में सहायता करते हैं और वसा बनाते हैं, जो शरीर में खाद्य भंडार के रूप में जमा हो जाते हैं। कैसे होते हैं ये? खाद्य भंडार के रूप में जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है फैट हमारे बॉडी में। और फिर क्या होता है कि हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, वहां से जो फैट है वो हमें एनर्जी देता रहता है। तो क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी में ज्यादा फैट डिपॉजिट हो गया, ज्यादा वसा का भंडारण ज्यादा हो गया, तो आप देखते हैं मोटापा वहां पर आपको देखने को मिलता है। कई बार आपने सुना होगा कि अगर आप मोटे तो आपको अपना फैट बर्न करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो ज्यादा फैट ज्यादा मात्रा में जो संचित हो गया है या ज्यादा मात्रा में जो वसा संचित हो गई है, उसे आपको क्या करना है, यहाँ पे बर्न करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप? उसका यूज आप करेंगे। अब उसका यूज कैसे करेंगे? आपने कहा आप एनर्जी, उसकी जो एनर्जी है, जो वसा से मिलने वाली एनर्जी, उसे आप खर्च करेंगे। और इस एनर्जी का यूज हम कैसे करते हैं? एक्सरसाइज आप करेंगे, कोई काम जब आप करेंगे, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं जिसमें एनर्जी ज्यादा लग रही है, इट मीन्स आप क्या करें, एनर्जी वहाँ पे बर्न कर रहे हैं। वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? फैट से, वसा से। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपको कहा जाता है कि आपको एक्सरसाइज करनी है। कुछ लोग जिम ट्राई करते हैं, कुछ लोग रनिंग करते हैं, ठीक है, कुछ लोग स्पोर्ट्स में जाते हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज से क्या होता है कि जो एनर्जी है वो आपको एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जितनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उतना ही जो आपका संचित वसा होगा वो क्या होगा, यूज में आता रहेगा, और मोटापा इसी से क्या होता है, कम होता है। पहली चीज हमने देख लिया फैट की यानी कि वसा के बारे में, ठीक है। तो हमने क्या बातें की? हमने कहा जो अमीनो एसिड है उसका जो सरल रूप, प्रोटीन है, प्रोटीन का जो सरल रूप है वो है अमाइनो एसिड। तो सरल रूप में यानी कि हम एक ही चीज है, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। हमने क्या कहा था, जब आपने ग्रहण किया तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को ग्रहण किया। और वसा किस में टूटी? आपने कहा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, कोलेस्ट्रॉल में टूटा। प्रोटीन किस में टूटा? अमाइनो एसिड में टूटा। ये कार्य क्या कर रहे हैं? आपके शरीर के विकास और मरम्मत में मदद कर रहे हैं। हमने कहा कि आपकी बॉडी का जो, आपकी बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है उसमें कौन मदद कर रहा है? प्रोटीन मदद कर रहा है। आपने कहा शरीर की मरम्मत, शरीर की मरम्मत से क्या मतलब है? जब हमारा कोई भी जो अंग है कहीं पे भी कट फट जाता है तो वहां पर आप देखते हैं कि कुछ टाइम बाद वो जो चोट है वो ठीक हो जाती है, आपको नॉर्मल स्किन आपकी दिखने लगती है। ऐसा कैसे हुआ? उसकी मरम्मत हुई। कैसे हुआ? प्रोटीन की सहायता से हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला बिन पचे हुए। इसके अलावा हमने यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात की, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट होगा। और कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है? आपको ऊर्जा देना। दोनों के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो वसा में ज्यादा ऊर्जा होती है, लेकिन आप क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट से आपको ऊर्जा मिलती है। क्लियर है? अब कहा गया है कि बिन पचे हुए खाद्य पदार्थों को छोटी आंत द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है और यहाँ से यह बड़ी आंत में चला जाता है। अब जो अवशिष्ट पदार्थ होगा, जो हमारे किसी काम का नहीं है, हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होगा, जो हमारे किसी काम का नहीं है, इट मीन्स हमारी बॉडी में उसे रखने का कोई महत्व नहीं होता है, तो इसे बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर बॉडी से बाहर नहीं निकाला गया तो ये क्या करेगा, फिर हानिकारक प्रभाव को दिखाएगा। अब बड़ी आंत में सारा अवशोषण हो गया है पाचित भोजन का, और वो जो मटेरियल है जो कि हमारे लिए किसी काम का नहीं है या जो अपशिष्ट है, उसे अब बड़ी आंत में क्या होता है, भेज दिया जाता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन को, बड़ी आंत को, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे कि नाम है बड़ी आंत, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो छोटी होती है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है। अगर हमने छोटी आंत की जब बात की थी हमने कितना कहा था? 7.5 मीटर पढ़ा था, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, पहली बात। आपने कहा इट इज अ 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब। क्या है? 1.5 मीटर लंबी ट्यूब होती है। इट इज अ वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपने कहा ये छोटी आंत से चौड़ी होती है, छोटी आंत से चौड़ी होगी, लेकिन क्या होगी, लंबाई में छोटी होती है। कैसे? कैसे होती है? जब हमने यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया था, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया कुछ इस प्रकार से, ये क्या है, आपका फूड पाइप है, ये स्टमक आ जाता है, ठीक है। यहाँ से ये छोटी आंत आ जाएगी इस प्रकार से, जो बहुत कुंडलित होती है। प्रकार से कैसे होती है? कुंडलित होती है, ठीक है। अब देखिए इनमें कौन छोटी आंत है और कौन बड़ी आंत है। आपने कहा ये आपकी है स्मॉल इंटेस्टाइन,
छोटी आंत है, और ये आपके पास आती है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो आपकी छोटी आंत है बहुत ज्यादा कुंडलित होती है इस प्रकार से, ठीक है, हमने पूरी नहीं बनाई है, बहुत ज्यादा कुंडलित होती है। आपने कहा जो छोटी आंत है इसकी जो लंबाई है वो हमने बोला 7.5 मीटर होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर होती है। ठीक है, डिफरेंस क्या है? इसकी लंबाई ज्यादा होगी, छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होगी, बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है। लेकिन हमने कहा कि जो बड़ी आंत है वो कैसे वाइडर है, चौड़ी है, आप देख रहे हैं ये चौड़ा है, और ये जो छोटी आंत की जो आपको पाइप जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कैसा है, पतला है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर लंबाई के बेसिस पे पूछे तो छोटी आंत बड़ी होती है, और अगर हमने कहा कि चौड़ाई के बेसिस पे पूछे तो हमने कहा कि जो बड़ी आंत है उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, छोटी आंत की जो चौड़ाई है वो कम होती है। ठीक है, क्लियर है? आगे पढ़े। नेक्स्ट हमने बोला द अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड इज पास्ड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि क्या हुआ, जो अर्ध पचा अर्ध ठोस भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिए कि जो बड़ी आंत है उसमें भी एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। किस चीज का होता है? आपने कहा बड़ी आंत में बिन पचे हुए भोजन से पानी और जो नमक होता है, जो सॉल्ट होता है, उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो बड़ी आंत में भी एब्जॉर्प्शन होगा, किस चीज का होगा? वाटर एंड सॉल्ट का। द रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल देन पास टू रेक्टम एंड रिमेन देयर फॉर सम टाइम्स इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड फीसेस। आपने कहा शेष अपशिष्ट पदार्थ फिर मलाशय में चला जाता है और कुछ समय के लिए अर्ध ठोस मल के रूप में वहां रहता है। दिस वेस्ट facial matter is then removed through the anus from the body by the process called egestion। आपने कहा इस अपशिष्ट मल को तब शरीर से गुदा के माध्यम से बहिर्गमन नामक प्रक्रिया द्वारा हटा दिया जाता है। तो ईजेशन जो था वो लास्ट आपने स्टेप पढ़ा था, और इंजेशन जो था वो फर्स्ट स्टेप था। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इंजेशन क्या होगा? लास्ट स्टेप है। जब हमने पढ़ा था पाचन, पाचन में हमने 5 स्टेप पढ़े थे, हमने कहा था इंजेशन फर्स्ट स्टेप है और इजेशन आपका लास्ट स्टेप है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, यहाँ पे पाचन की जो प्रक्रिया है उसे यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक बार आप लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़िए, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उन्हें नोट कीजिए, जैसे कि लेंथ क्या है, ठीक है, जैसे कि चौड़ाई कैसी है, क्या क्या प्रोसेस वहाँ पर हो रही है, एक बार आप नोट कीजिए। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, डाइजेशन का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो एक बार आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। चलिए, अब कुछ यहाँ पर डाइजेशन से रिलेटेड हमारे पास टॉपिक आते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने कहा डायरिया, डायरिया क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने कहा अ कंडीशन व्हेन अ वाटरी स्टूल अपीयर फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। डायरिया या दस्त हम किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं दस्त किसे कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें बार बार पानी जैसा मल आता है उसे हम दस्त कहते हैं। ठीक है, आपने ऐसा भोजन ले लिया है जो कैसा था, यहाँ पर या तो आपने ऐसा भोजन ले लिया है कि वो क्या था, वो खराब हो गया था। खराब कैसे हो सकता है? जैसे हम कहते हैं कि बासी जो भोजन होता है उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब उसमें क्या है, जो उसमें माइक्रोब्स हैं वो उस फूड का अपघटन करने लगते हैं, निम्नीकरण करने लगते हैं। इट मीन्स वो अब जहरीला बन चुका होता है। या फिर संक्रमण, डायरिया के क्या है, दो मुख्य लक्षण है। संक्रमण जैसे कि आपने क्या किया, कोई दूषित आपने पानी पी लिया है, ठीक है, तो उस वजह से भी डायरिया होने लगता है। इट इज अ सीरियस डिजीज and can lead to death in several cases because it involves the extensive loss of water and salt from the body। अब जो दस्त है जितना इजी हम लेते हैं उतना इजी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल है, अगर बार बार दस्त लग रही है, अगर लंबे टाइम तक दस्त है, तो आपने कहा कि ये क्या है, एक गंभीर बीमारी है और गंभीर मामलों में मृत्यु का कारण भी बन सकती है। अगर कंटिन्यूसली दस्त लगी हुई है तो क्या होता है, यहाँ पे मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि इसमें शरीर से पानी और नमक की क्या होती है, व्यापक हानि होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर दस्त लगी है तो आपको क्या करना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में पानी को लेना चाहिए, लिक्विड आपको कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, generally ORS, oral rehydration solution, which is boiled, cooled, in which a pinch of salt or sugar is added, is recommended to the patient
टू मेंटेन द वाटर लॉस ऑफ द बॉडी। अब आपने कहा किसी को अगर दस्त हो रही है तो उसे एक घोल दिया जाता है जिसे ORS कहते हैं। ORS आपने सुना होगा, हो सकता है आपने यूज भी किया होगा, या फिर आपके घर में किसी ने यूज किया होगा, या फिर आपने ऐड देखे होंगे। ORS क्या होता है, फुल फॉर्म आपको याद रखनी है आपसे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जिसे आप क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। विलियन क्या होता है, विलियन दो चीजों से मिलकर के बना होता है। हम बात करें किसकी, सॉल्यूशन की, ठीक है। ये दो चीजों से मिलकर के बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी कि पानी, पानी में आपने कोई चीज घोली और दो चीजों से मिलकर के आपके पास क्या आता है, सॉल्यूशन आता है। एक सॉल्यूशन है आपके पास जिसे ओरली आप लेते हैं। ओरली का मतलब क्या है, जिसे आप क्या करते हैं, मुख के द्वारा या पी करके आप उसे क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। रिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि पानी की जो कमी हुई है आपके शरीर में, उसे उसकी पूर्ति के लिए जो लिक्विड आप कंज्यूम कर रहे हैं उसे आप क्या कह रहे हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कह रहे हैं या ORS कह रहे हैं। ये होता क्या है, कैसे बनता है ये, आपने कहा ये उबला हुआ ठंडा पानी होता है। पानी को बॉईल किया, अच्छे से उबाला, अब उसे ठंडा कर लिया है, ठीक है, जिसमें एक चुटकी नमक या चीनी मिलाई जाती है। थोड़ा सा इसमें नमक और थोड़ा सा चीनी। अब ऐसा नहीं है, ऐसे अगर ORS की हम बात करें जो पैकेट में आते हैं तो वहां पर क्या होता है, मेजर करके डाला जाता है, ठीक है। लेकिन हम इसे अपने घर में भी बना सकते हैं। घर पे बनाएंगे तो थोड़ी सी मात्रा में नमक, थोड़ी सी मात्रा में चीनी मिलाई जाती है। रोगियों को शरीर में पानी की कमी को बनाए रखने के लिए क्या करती है, इसकी सलाह दी जाती है। क्या पढ़ा आपने, डायरिया क्या होता है, डायरिया के रीजन क्या है, कारण क्या है, और डायरिया के निवारण के लिए, डायरिया के आपने कहा कि कारण आपने जान लिए हैं। अब आपने कहा कि डायरिया हो गया है, दस्त हो गई है, तो क्या परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, तो आपने कहा पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी है तो उसकी पूर्ति के लिए आप क्या करेंगे, वो आपको यहाँ पे क्या कुछ चीजें बताई गई हैं। क्लियर है, तो एक बार ये आप लोग इसे क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। चलिए, तो देखते हैं अगला जो टॉपिक हमारे पास आता है उसमें हमें क्या बोला गया है। अब हम बात करेंगे, डाइजेशन की ही बात करेंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी कि घास खाने वाले जंतुओं में जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, वो किस प्रकार से होता है। कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं और इन्हीं वर्ड से रिलेटेड, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपके पास आते हैं और आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं वर्ड से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन वर्ड्स को समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल्स में किस प्रकार से डाइजेशन होता है। सबसे पहला वर्ड आपके पास रूमेन आया है, तो रूमेन के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है कर्ड, क्या होता है, रूमिनेशन क्या होता है, और रूमिनेंट्स क्या होते हैं। इतने शब्दों को आप समझ लेंगे तो इनफ है। सबसे पहले बात करते हैं रूमेन की। आपने कहा इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउ एंड बफेलो। रूमेन क्या होता है, अब आप यहाँ पर देखिए, आपको रूमेन ये वाला पोर्शन दिखाई गया, रूमेन। आपने कहा जो यहाँ पर क्या होती है, भोजन नली होती है और जो छोटी आंत होती है, भोजन नली और छोटी आंत के बीच का जो पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, रूमेन कहते हैं। किसमें, घास खाने वाले जंतुओं में। जैसे हमने अपनी बॉडी की अगर हम बात करें कि छोटी आंत और हमारी जो भोजन नली उसके बीच में कौन सा पार्ट आता है, हमने कहा आमाशय या स्टमक, वैसे ही हमने कहा घास खाने वाले जंतुओं में क्या आएगा, रूमेन आएगा। कैसा होता है, बैग जैसा संरचना होती है जो फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में रहती है, वो हम उसे क्या कहते हैं, रूमेन कहते हैं। अब रूमेन क्या होगा, हम कह सकते हैं कि रूमेन क्या है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल है उनका स्टमक होता है। हमने बोला एट फर्स्ट द एनिमल्स डू नॉट च्यू देयर फूड बेसिकली ग्रास एंड इंस्टेड swallow it। अब आपने देखा होगा कि जब आप घास देते हैं गाय को तो वो जल्दी जल्दी से घास को खा जाती है। उस टाइम पे वो घास को चबाती नहीं है, हल्का सा चबाएगी लेकिन पूरी तरीके से नहीं चबाती है, और वो जल्दी जल्दी से घास को खा जाती है, ठीक है। वो घास कहाँ जाएगा, आपने कहा वो घास जाएगा रूमेन में। अब आपने कहा जब घास पूरी खत्म हो जाती है तो आप क्या देखते हैं कि जो गाय है, जो भैंस है, वो क्या कर रहे हैं, चबा रहे हैं घास को। वो क्या कर रहे हैं, घास को जो उन्होंने क्या किया, निगला था, उस घास को फिर से अपने मुख में लेके आए और चबाने लग गए हैं। जिसे हमने क्या कहा, ये क्या कर रहे हैं, जुगाली कर रहे हैं। जुगाली का मतलब क्या होता है, जो घास है उसे चबा, जो आपने एक बार जो रूमेन में जो घास चली गई है उसे वापस मुख में ला करके उसे चबाने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, जुगाली कहते हैं, ठीक है। हमने कहा दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन रूमेन। यही हमने कहा था कि जो घास होती है जिसे अच्छी से अभी चबाया नहीं है, अगर चबाया नहीं है तो अभी उसका डाइजेशन नहीं हुआ है, तो हमने कहा
पूर्ण रूप से डाइजेशन नहीं होगा तो हमने कहा ये आंशिक पाचित जो घास है वो कहाँ जाएगी, रूमेन में जाएगी। अब नेक्स्ट वर्ड आता है कर्ड। हमने कहा द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द रूमेन इज कॉल्ड कर्ड। हमने कहा कि जो गाय ने जो घास निगली थी, जो अच्छे से चबाया नहीं था और रूमेन में उसे क्या कर दिया था, वो रूमेन में चली गई है, उसे अभी हम कर्ड कहेंगे। ठीक है, अब आता है रूमिनेशन। क्या कहते हैं, रूमिनेशन किसे कहते हैं? द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन दीज एनिमल्स एंड देन दे च्यू इट, दिस इज कॉल्ड रूमिनेशन, जिसे आप जुगाली कह रहे हैं। आपने कहा कि अब क्या हुआ, रूमेन में जो कर्ड पड़ी हुई थी, कर्ड का मतलब क्या है, जो जिसे चबाया नहीं है, अर्ध पाचित भोजन या फिर जो आधी चबाई हुई घास थी, उसे हम क्या कह रहे हैं, कर्ड कह रहे हैं, जो रूमेन में है। रूमेन से जो कर्ड है वो फिर से मुख में वापस लाया गया और अब उसे अच्छे से चबाया जा रहा है। ठीक है, जो गाय है अब उसे अच्छे से चबा रही है, अब उसका पाचन अच्छे से हो रहा है। आपने कहा चबाने की जो प्रोसेस है, जिसे आप जुगाली कह रहे हैं, उसे आप रूमिनेशन कह रहे हैं। सेकेंड वर्ड आता है लास्ट जो हमारा है, रूमिनेंट्स। आपने कहा रूमिनेशन की प्रोसेस जिन एनिमल्स में हो रही है, यानी कि जो जंतु जुगाली करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, रूमिनेंट्स कहेंगे। तो आपने कहा द एनिमल्स दैट swallow their food at first and chew it later on are called ruminants। ऐसे जंतु जो क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, उन्हें हम रूमिनेंट्स के नाम से जानते हैं। Grass eating animals can digest cellulose while several other ग्रास ईटिंग एनिमल्स कैन डाइजेस्ट सेलुलोज व्हाइल सेवरल अदर एनिमल्स कांट। आपने कहा कि जो घास होती है, घास में सेलुलोज होती है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे पचाना हर किसी के बस में नहीं होता है। घास खाने वाले जो जंतु होते हैं इसे पचा सकते हैं। These animals have a different types of bacteria present in the stomach that helps in digestion of cellulose। ये क्यों पचा पाते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में एक अलग प्रकार के क्या होते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो सेलुलोज की पाचन में मदद करते हैं। अभी हमने समझा कुछ वर्ड्स को। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, हम इस इमेज को समझेंगे कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो अगर आपने वर्ड्स को समझ लिया है तो आप डाइजेशन को और अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पर। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।